हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिएंट एकेडमी वेलकम्स यू ऑल। इस वीडियो में हम चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट से इलस्ट्रेशन नंबर 10 को आंसर करने वाले हैं और अंडरस्टैंड भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एट 31 मार्च 2017। तो हमें बैलेंस शीट जो है उसको प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रेडी कीजिए। तो चलिए, आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को रेडी कर दिया है। आपको लिखना है स्टेटमेंट शोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, जहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पर तीन मेन हेडिंग है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड के लिए दो मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया और अपने हिसाब से फॉर्मेट को नहीं लिखा है, तो मैं एडवाइस करूंगा आपको कि आप ये फॉर्मेट को एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखें और फॉर्मेट को लर्न बाय हार्ट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बैलेंस से जो है अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन इज 20,000। अब अक्रूड कमीशन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो कमीशन है वो जनरेट हो चुका है, हमें मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, उसी को कहा जाता है अक्रूड। अक्रूड जो है वो करंट एसेट में आएगा, लेकिन करंट एसेट में कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है अक्रूड कमीशन को लेकर, तो हम जो है क्या करेंगे, उसे अदर करंट एसेट में डिस्क्लोज करेंगे। तो यहां पर अदर करंट एसेट्स में लिख दिया जाएगा अक्रूड कमीशन को। यहां पर लिख देंगे हम अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन देखिए कितना है, 20,000। तो यहां पर हमें लिख देना है 20,000, ठीक है। उसके बाद जो है लैंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 10 लाख रुपीज। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, तो यहां पर जो है फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल पर कितना है, 10 लाख रुपीज। तो यहां पर लिख दिया जाएगा 10 लाख, और ये लिख दिया हमने यहाँ पर 10 लाख। और ये क्या था, 10 लाख जो है ये है लैंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। उसके बाद जो है इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख, तो ये आता है शेयर कैपिटल पर, शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल पर इक्विटी शेयर कैपिटल को मेंशन किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और वैल्यू है 10 लैक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लैक्स। उसके बाद जो है बैंक बैलेंस 45,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। बैंक बैलेंस जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनेगा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस है 45,000। तो यहाँ पर हमें लिखना है 45,000, ओके। उसके बाद जो है जनरल रिजर्व, ये पार्ट होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस का 20,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ पर जो है हमें लिखना है जनरल रिजर्व ऑफ 20,000। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल रिजर्व 20,000। उसके बाद जो है क्लोजिंग स्टॉक, ये इन्वेंटरीज का पार्ट बनता है 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 इन्वेंटरीज का पार्ट बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरीज, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू देखिए कितनी है, वैल्यू है 1,80,000। तो यहां पर हमें लिखना है 1,80,000, 1,80,000, ओके। उसके बाद जो है क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स का पार्ट बनते हैं 4 लाख रुपीज। क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स जो है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ट्रेड पेबल्स आ चुके हैं, तो क्रेडिटर्स हो या बिल्स पेबल हो, उन्हें ट्रेड पेबल्स पर ही डिस्क्लोज किया जाता है। यहां पर हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की वैल्यू है 4 लाख रुपीज। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे 4 लैक्स, ओके। उसके बाद डेटर्स हो या बिल्स रिसीवेबल, दोनों ट्रेड रिसीवेबल्स में आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसका मेन हीडिंग होता है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स पर ट्रेड रिसीवेबल पर आ चुके हैं हम। यहां पर हमें लिखना है डेटर्स,
डेटर्स, ठीक है, और कितनी वैल्यू है, वैल्यू कितनी है 2,30,000, यहाँ पर हम लिख देंगे 2,30,000। ओके, उसके बाद आ रहा है 10% डिबेंचर्स। अब 10% जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, बोरोइंग है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है मेन हेडिंग इसका बनता है नॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, वैल्यू इज 1,30,000, 1,30,000। ओके, उसके बाद जो है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट हम करते हुए जा रहे हैं, और ये हो सकता है 4 या 5 साल के बाद में इस पे जो इन्वेस्टमेंट से हमें पैसे मिलेंगे वो उतने ही होंगे जितने हमें डिबेंचर को रीपे करने हैं 5 साल के बाद। तो ये होता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इज अवर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और ये कितना है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इज 30,000। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 30,000 को। उसके बाद जो है कस्टम डिपॉजिट है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,25,000। कस्टम डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कस्टम डिपॉजिट्स जो है वो होगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहाँ पर हम लिखते हैं कस्टम डिपॉजिट, कस्टम डिपॉजिट कितना है ये, कस्टम डिपॉजिट 1,25,000। तो यहाँ पर हमें लिखना है 1,25,000। उसके बाद है ग्रेचुइटी फंड। देखिए ग्रेचुइटी फंड जो है वो भी एम्प्लॉय को जब एम्प्लॉय रिटायर होता है 20-30 साल काम करने के बाद, तो उसने अपनी पूरी लाइफ दे दी है कंपनी को, तो एज अ गुडविल जेस्चर, एज अ ग्रेटिट्यूड ये फंड पे किया जाता है रिटायर्ड एम्प्लॉय को, और ये आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन पर। ग्रेचुइटी फंड जो है वो आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन पर। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और यहाँ पर लिखा जाएगा ग्रेचुइटी फंड, ग्रेचुइटी फंड, और ग्रेचुइटी फंड की जो वैल्यू है 20,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20,000। उसके बाद लास्ट बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 60,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसकी वैल्यू है 60,000, 60,000। ओके, तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, सारे बैलेंस शीट को जो है पूरे बैलेंस शीट पर लिख दिया है। तो मेन काम तो जो है वो यही है कि हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए, और दूसरा काम ये है कि इस तरीके के जो ग्रेचुइटी फंड होंगे, कस्टमर डिपॉजिट होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन्हें कहाँ पर डिस्क्लोज किया जाएगा। तो जब आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो उतना इनफ है, इतनी ही जो बैलेंस शीट है वो आपको याद रखने हैं, और चांसेस हाई है कि टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है टोटल हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड जो मेन हेडिंग है उसका टोटल करेंगे, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए, और उसके बाद जो है करंट लायबिलिटीज के लिए हम टोटल करेंगे। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड का टोटल करने पर हमें वैल्यू मिलती है 10,20,000, और यहाँ पर देखिए 1,30,000 प्लस 20,000 इज 1,50,000। नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए 1,50,000, और ये हो जाएगा 4,60,000। अब ये तीनों वैल्यूज को जो है हमें ऐड ऑन करना है। तीनों वैल्यूज को ऐड ऑन करने पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा, 16,30,000। आपको कैलसी हर एक जगह पर ऑपरेट करना है, हर एक जगह पर आपको जो है कैलसी ऑपरेट करना है। 16,30,000 ये टोटल हमें मिला इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड के लिए। अब आते हैं एसेट पर। तो एसेट पर भी हमें सबसे पहले नॉन करंट एसेट का समेशन करना होगा। नॉन करंट एसेट का समेशन जब आप करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 11,55,000। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 11,55,000, और यहाँ पर जो है करंट एसेट्स को ऐड ऑन करना है। करंट एसेट्स को ऐड ऑन करने पर आपको वैल्यू मिलती है 4,75,000, 4,75,000। और ये दोनों वैल्यूज को जब आप कैलसी पर ऐड ऑन करेंगे तो आपको टोटल ऑफ एसेट साइड मिलेगा जो है 16,30,000, 16,30,000। देखिए टोटल ऑफ
asset side is 16,30,000 and total of equity and liability side is also 16,30,000। तो इस तरीके से हमने जो है बैलेंस शीट को जो प्रिपेयर किया है, सारी वैल्यूज को डिस्क्लोज किया है, वो करेक्ट है और हमें 11 मार्क्स गुजरात बोर्ड की तरफ से मिल जाएंगे। तो आपने देखा, इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना और अलग अलग बैलेंसेस को कहां पर डिस्क्लोज किया जाता है ये बात को याद रखना। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस सारे क्वेश्चन की, उतना ज्यादा आसानी से आप जो है 11 मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।